नमस्कार दोस्तों, ITN न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान है डॉक्टर योगेंद्र मौर्य, जो कई विधाओं के महारथी हैं, चाहे वो चित्रकला से संबंधित हो, चाहे फिल्म से संबंधित हो और चाहे शिक्षा से संबंधित हो। ऐसा कोई क्षेत्र उनसे बचा नहीं है जिसमें उनको महारत हासिल ना हो। तो आज हमने उनको अपने स्टूडियो में बुलाया है, हम जानेंगे उससे उन्हीं के बारे में। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे अब आप सेवानिवृत्त हो गए जी, इससे पहले आप सेवा में भी थे और काम भी किया, अब आपकी क्या गतिविधियां रहेंगी? देखिए, सेवा में रहने का मतलब होता है कि हम दूसरे के इशारों पर नाचते हैं। जी जी। अब एकदम हम फ्री हो गए हैं, जैसे कि कोई पक्षी पिंजरे से आजाद हो जाता है। अब किसी प्रकार का समय का या किन्हीं प्रकार की बंदिशों का उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहता। जी जी। मैं, जैसे आपने बताया, वर्सेटाइल जीनियस यानी विभिन्न जी जी। विधाओं में हाँ। मेरा इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूं कि सब विधाओं में कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे कि लोग मुझे याद करें। तो धीरे धीरे करके, एक एक करके इन सारी चीजों पे मैं अपना थोड़ा सा ध्यान दूंगा, चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्म का क्षेत्र हो, और चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो। जी। अच्छा, जितनी भी विधाएं हैं जो आपने बताई, कोई एक विधा ऐसी हो जिसमें आपको ये लगता हो कि नहीं भाई, इसके लिए मैं स्पेशलिस्ट हूं और इसमें मैं वर्क आगे करूंगा, ऐसी कोई विधा है? बाकी तो सब में है ही आपको महारत हासिल। मैंने डॉक्टरेट की आगरा विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग में, चित्रकला में। और चित्र मैंने बहुत बनाए हैं। खास तौर से कोरोना काल में चित्रों की जब एग्जीबिशन लगाई गई थी तो डीएम साहब वगैरह ने और बड़े बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने देख के बहुत अप्रिशिएट किया। इंटरनेट पर जब ये मैंने चित्र डाले तो भाजपा की जो विज्ञापन शाखा है उसकी तरफ से फोन भी आए कि आप हमारे साथ मिलके काम करिए। तो मैंने कहा मैं इस समय सर्विस में हूं, लेकिन निश्चित रूप से समय पड़ने पर मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। तो सबसे पहला तो मेरा क्षेत्र चित्रकला का है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह कि जहां तक मेरी जानकारी में है, ये जो फिल्म का कीड़ा है जी, है ना, वो आपके द्वारा ही बदायूं में जागृत किया गया। मैं तो ये कह सकता हूं उसे जागृत किया गया और उन लोगों को एक मंच दिया गया जो कभी इन चीजों से वंचित रहे, जो जानते ही नहीं थे आज तक। उसके बारे में बताइए, जो आपकी सबसे पहली फिल्म थी बदायूं का लल्ला, जो इतनी फेमस हुई थी कि हर घर में उसकी सीडी चली थी। उस दौर में चूंकि सीडी का दौर था, मैंने भी उसको, आप ये समझ लो, मेरी तो ये पोजीशन हो गई थी कि मैं जब कभी अकेले होता था तो मैं उसको जरूर देखता था, तो मूड एकदम फ्रेश हो। उसके बारे में मुझे बताइए, कैसे आपकी सोच बनी, कैसे आपने उसकी शुरुआत की, क्या क्या परेशानियां रही आपको? सर, अगर मैं सही शब्दों में कहूं जी तो मेरी प्रेरणा के स्रोत आप ही थे। जी। जो बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, जी जी। आज मैं आपके सामने बता रहा हूं। जी जी। जब 1988 में मैंने यहाँ आके नगला इंटर कॉलेज एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक ऑफिस हुआ करता था वैशाली फिल्म्स का। जी जी। और मुझे जहां तक उम्मीद है इसके बराबर वाली जी, दूसरी या यही, तीसरी हाँ, दुकान इसी में इसी था। जी कीड़ा तो बचपन से ही कुलबुलाता था। जी। तो सबसे पहले मैं गया, उसमें मैंने वहां पूछा कि भाई यहाँ क्या होता है, फिल्में बनती हैं तो कैसी बनती हैं, क्या होती हैं। तो जानकारी ली, आपके बारे में जानकारी हुई, आपकी बनाए हुए जो प्रायश्चित एक टीवी सीरियल जी था जी जी। उसके बारे में। तो मनी मन तो मैंने आपको अपना गुरु मान लिया। अरे सर, ये ऐसा मत कहिए आप, चूंकि ऐसा है कि हम तो आपको ही फॉलो कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए महाभारत की तरह कि जैसे एकलव्य ने बिना द्रोणाचार्य से मिले हुए ही गुण सीखे तीरंदाजी के, ऐसे ही मैंने बाद में छोटे छोटे नाटक अपने विद्यालय में 26 जनवरी 15 अगस्त को खिलाए। उनसे फिर आगे उनका पिक्चराइजेशन किया और नाटक लिखे और खिलाए। और बाद में मुझे समझ में आया, जब मैंने कंप्यूटर लिया तो उसका एडिटर बोला कि आप इसमें फिल्म भी एडिट कर सकते हैं। तो मैंने, अगर कर सकते हैं तो बनाओ। तो ये लोक कथा थी जो गांव में बच्चों को दादी नानी वगैरह सुनाया करती हैं, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है। ठगी की कहानी थी, बचपन में मैंने सुनी थी। मैंने गांव में जाके 3 दिन में
जो भी छात्र थे, जो भी पास पड़ोसी थे, सब लोगों को लेके इसकी शूटिंग केवल 3 दिनों में पूरी की। हमारे कलाकार तक नहीं समझ पाए कि इसकी क्या कहानी है। वो कह रहे थे अभी कितने दिनों की शूटिंग बाकी है। मैंने फिल्म की शूटिंग तो हो गई। बोले अरे आप कहते इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि क्या हो गया। लेकिन जब ये फिल्म लॉन्च की गई, इसकी सीडी, उस समय बहुत ही सीडी का फैशन था, धाकड़ छोरा बहुत चल रही थी मेरठ साइड में, तो सीडी इसकी मार्केट वगैरह में खूब बिकी। हमारे कलाकारों ने दिखाई, बंबई वगैरह गए, और हमारे कई कलाकार, हमें बड़ा सौभाग्य है इस बात का कहने का कि उसमें लाडो ना आना इस देश, कसौटी जिंदगी के, इस तरीके की मारताम सीरियल्स में हमारे कलाकारों को काम मिला। और मैं तो ये सोचता हूं कि बदायूं जैसे शहर में और बाहर के कलाकार, अब खूब बदायूं के कलाकार बाहर बहुत अपना नाम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर साहब। अब मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्योंकि नाट्य क्षेत्र जो है, कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी होती है फिल्म के लिए। मतलब एक्टिंग एक अलग चीज है, लेकिन अगर व्यक्ति नाट्य के क्षेत्र में कुछ नहीं जानता तो मेरे ख्याल से, जो मेरी अपनी जानकारी है, कि एक परिपक्व या पूर्ण कलाकार नहीं हो सकता। तो नाट्य के क्षेत्र में भी आपने काफी काम किया, तो उसके बारे में जरा कुछ बताइए कि कैसे क्या किया, यहाँ के कलाकारों में क्या देखा आपने। बदायूं में हर क्षेत्र में उच्च कोटि की प्रतिभा पाई जाती है, केवल उनको सामने लाना है। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी बहुत अच्छा सृजन करते हैं, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे नाट्य कला हो। ये कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, कि सभी प्रकार के साहित्य में नाटक सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि नाटक देखकर हमारी आंखें भी खुश होती हैं, नाटक हम कान से भी सुनते हैं, और नाटक से हमारा मन भी प्रसन्न होता है। कहानी पढ़ेंगे तो केवल आंखें आंखें काम करती हैं। तो इसलिए नाटक में कभी भी रिपीट नहीं होता। नाटक का अगर आप गलत कर रहे हैं स्टेज पे तो वो गलत ही रहेगा। फिल्मों में रीटेक की सुविधा उपलब्ध है। तो जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, नाना पाटेकर हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, ये सब थिएटर आर्टिस्ट हैं। इन्हें 2-2, 2.5 पन्ने वाले डायलॉग जब दिए जाते हैं तो ये लोग उनको रट डालते हैं, जैसे कोई छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी में न्यूमेरिकल्स वगैरह रटता है। और ये रटने हुए जब डायलॉग होते हैं तो एक्टिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपने डायलॉग की तैयारी नहीं की है और आप एक्टिंग करने खड़े हो गए तो मैं नहीं समझता आप 1 मिनट भी अपनी एक्टिंग के साथ न्याय कर पाएंगे। तो नाटक में सबसे बड़ी, अगर आप फिल्मों में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेमोरी, आपको अपना रिहर्सल और आपको अपनी तैयारी, डायलॉग डिलीवरी, ये सारी चीजें इतनी परफेक्ट करनी है कि आपको रीटेक करना ही ना पड़े, एक ही टेक में शॉर्ट होके हो जाए। यहाँ फिल्मों की सफलता तो नाटक में सफल हो गए तो फिल्मों में सफल होना कोई बड़ी बात नहीं। जी जी जी, यही बोल। अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ नाटक में ज्यादातर, जब से मैंने देखा, कि कोई भी रुझान है नहीं, चाहे कलाकार हो, जबकि इतने कलाकार हैं यहाँ। सुभाष वशिष्ठ जी जिस टाइम पे हुआ करते थे तो बहुत अच्छा उस समय क्रेज था नाटकों का, लेकिन जब से 82 से जब वो गए और उसके बाद से एकदम स्लिम सा आ गया। नाटक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप खाना भी खुद ही पकाओ, पत्तले भी खुद लाओ, सामान भी खुद लाओ, हलवाई भी बुलाओ, और फिर जिनको खिलाना है उनकी भी रिक्वेस्ट करो, भैया चल के खा लो। जबकि फिल्मों में ऐसा नहीं है, आपने फिल्म बना दी, फिल्म लोग देखेंगे। नाटक में यहाँ बदायूं में पहली बात तो कोई प्रेक्षागृह नहीं था, लेकिन अब बन गया है। लेकिन नाटक के लिए वो अब भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। सरकारी कार्यक्रम उसमें चल रहे हैं, नाटक के लिए नहीं हो रहा है। मेरा कार्यक्रम को नहीं है, कल्चर एक्टिविटी को तो है ही नहीं। मेरी एक बात भी हुई थी डीएम साहब से जी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं आज तक जी। मेरा भी है, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि इसमें नाटक मैं अपना उतारूं और लोगों को बुलाऊं और दिखाऊं। आंशिक रूप से वो मेरी इच्छा पूरी हुई जब संगीत कला अकादमी की तरफ से यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, नाटक भी उसमें था। मैंने
ना चाहते हुए भी बहुत जल्दी तैयारी करके हास्य नाटक एक तलाश अर्जुन की उतारा था और यहाँ जनपद स्तर पर प्रथम पुरस्कार भी उसे मिला था। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर प्रशासन का और यहाँ की जनता का और यहाँ के लोगों का सहयोग हो तो फुल लेंथ नाटक आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, या उनका हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर है जो बड़ी व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करता है, या मन्नू भंडारी का महाभोज है, मैं भी इन नाटकों को जितने अच्छे सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत कर सकूं मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि देखिए आपके हिसाब से ही अगर देखा जाए तो इस समय को देख के 2 ही 3 लोग ऐसे हैं, देखिए चाहे आप हो गए, चाहे आदरणीय नंद किशोर जी हो गए, 2-3 लोग ऐसे हैं अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें तो मैं समझता हूं इस चीज को एक हम दोबारा से जीवित कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल प्रयास करें। और देखिए अकेला तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता जी, किसी मरी हुई चीज को जगाना ये सबसे टेढ़ा काम है। बिल्कुल सही बात, जहां तक मैं समझता हूँ, बाकी तो देखिए आप बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों डॉक्टर साहब से हम आगे और चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसे अभी एक प्रोग्राम में मैंने आपको सुना था कि अब आपकी कुछ फ्यूचर में एक फिल्म का भी प्लान है, आपने लोगों को इनवाइट भी किया है कि अगर कोई काम करना चाहे तो अब आपके आगे की रणनीति क्या है, मतलब किस चीज में अब आप आगे बढ़ेंगे? देखिए प्यार ही जिंदगी है 2 घंटे 10 मिनट की फीचर फिल्म बहुत जल्दी ही यूट्यूब पर लोड होने जा रही है। जी जी। और इसके अलावा अब मैं एक शॉर्ट फिल्म जो बाहर प्रदर्शन के लिए भेजी जाती हैं जी जी। वो बनाऊंगा, जिसमें भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था क्या है हमें टेलीविजन पर और फिल्मों में और अखबारों में विज्ञापनों में जो दिखाई देती है, वास्तव में बड़े दुख की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, इंटीरियर में रहता हूँ, तो मुझे मालूम है। तो एक बिल्कुल नेचुरल कैसी किसानों की दशा है, यहाँ के मजदूरों की दशा है, उससे जुड़ती हुई और उनकी आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक भावनाएं कितनी कट्टर हैं, इसके ऊपर मेरी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है और बहुत जल्दी ही मैं उस पर काम करने वाला हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां तक मेरी जानकारी है कुछ टाइम के लिए आप राजनीति में भी गए थे और काफी आपके स्लोगन भी चले थे, काफी आपके फोटोग्राफ वो भी लगे थे होर्डिंग वगैरह, तो फिर राजनीति से वापस क्यों हो गए? देखिए जब तक हम किसी चीज में कूदते नहीं हैं जी जी, तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता है। मैंने सोचा इस क्षेत्र में भी मैं कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मेरी पढ़ाई लिखाई और सारी जो भी प्रतिभा है वो इस क्षेत्र में भी जाए, आगे बढ़े, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा और कुछ लोगों ने मुझे इसके लिए आमंत्रित भी किया था। जी जी। मैंने पांव आगे बढ़ाया, 3 महीने मैंने सक्रिय हिस्सा लिया और बहुत सक्रिय हिस्सा लिया। बदायूं के सारे राजनीतिक दल मुझे अच्छी तरह जान गए थे, पहचान भी गए थे, लेकिन मुझे ये लगा हम जैसे कलाकारों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। राजनीतिक वो व्यक्ति होता है जो कुछ ना करता हो। जी जी। अगर वो कुछ करता है तो राजनीति में आके उसे उस करने का टाइम नहीं, चाहे वो कवि हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो कलाकार हो। अमिताभ से पूछा गया था कि आपके जीवन का सबसे भयंकर भूल कौन सी थी, उन्होंने कहा राजनीति में हिस्सा लेना। हाँ, ये उनका था जी, मैंने देखा था जी। तो मैं ये मानता हूं कि राजनीति उन लोगों को करनी चाहिए जिनके लिए क्रिएटिव करने को कुछ भी नहीं होता है। दूसरे हमारे जो शिष्य जिन्हें मैंने पढ़ाया वो भी आके कहते थे आप वो काम नहीं करते जो राजनीतिज्ञ करते हैं, तो आप राजनीति में सफल कैसे हो सकते हैं? तो मैंने कहा मैं वो काम करना भी नहीं चाहता। बाद में मुझे लगा कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है और हम अपने शिक्षा के क्षेत्र से, ये जो फिल्म का क्षेत्र है ये उससे भी ज्यादा विशाल है और इसका प्रसार बहुत ज्यादा है। समाज को बदलने में फिल्मों का बहुत बड़ा योग है। आज जो आप देख रहे हैं, चाहे ड्रेस हो, चाहे विवाह हो,
चाहे जितनी भी संस्कार हो या हमारे जीने की स्टाइल हो, सब की सब फिल्मों से प्रभावित है और इनका असर राजनीतिज्ञों से बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि राजनीतिज्ञ जब फिल्मों में आता है तो अच्छे अच्छे नेताओं को धूल चटा दे। बिल्कुल, ये तो हाँ कई लोगों को देखा गया ऐसे। तो डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा चलते चलते आप थोड़ा सा यहाँ के कलाकारों को, क्योंकि अब कलाकारों की भरमार ज्यादा हो गई है, भले ही उनको कलाकारी आए या ना आए, लेकिन लाइन तो लंबी हो ही गई है। तो आप यहाँ के कलाकारों को कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि जो उनको सीख के एक सही दिशा में कदम रखें। यहाँ के कलाकारों में सर सबसे बड़ी बात यह है कि वो थोड़ा बहुत सफल हुए या रिकॉग्नाइज अगर होने लगे और उन्हें लोग जरा पहचानने लगे या उन्होंने जरा सा कोई काम कर दिया तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। वो समझते हैं बस मेरे सामने अब कोई नहीं है, जबकि जो अच्छे कलाकार हैं उनसे देखें, अमिताभ अब भी एक 22 साल के डायरेक्टर के सामने चुपचाप आंखें मूंद के और दिमाग बंद करके उनके इशारों पे चलता है, ऐसा है। और डायरेक्टर जो निर्देशक होता है उससे बड़ा तो जहाज के कप्तान की तरह जैसे कोई बड़ा नहीं होता, कोई नहीं होता। तो आप दूसरों का सम्मान करें, डट के मेहनत करें, स्टडी करें, अध्ययन करें और तब आप अपने को फिल्मों में पेश करें। जो भी जरूरत है, चाहे किताबें पढ़ने की जरूरत हो, चाहे फिल्में देखने की जरूरत हो और इनका डिप्लोमा करने की जरूरत हो तो वो भी करें। पुरानी फिल्मों को, नई फिल्मों को देखें और उनसे सीखें और जो कुछ भी आप बड़ों से सीखेंगे, आपसे सीखेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। और इसमें मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं आपके साथ रह के थोड़ा लोग मुझे भी रिकॉग्नाइज करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तो आपका लिए। बहुत बड़प्पन है, देखिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन साथ ही आप ये भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि लोग अपने ईगो को छोड़ दें। यही मैंने बताया, मतलब जो आर्टिस्ट जो हो जाते हैं, जैसे आपने कहा ना कि उन्हें जरा सा कुछ किया तो वो एक तो ये भूल जाते कि वो कहाँ थे जी। और यही कारण है कि यहाँ का जो आर्टिस्ट है कहीं नहीं जा पाया, कहीं नहीं जा पाया, सिर्फ यही कारण है जी। जबकि अगर वो चाहे, देखिए यहाँ इतने लोग हैं, अगर सब मिलके काम करें, सब मिलके साथ रह के काम करें। मैं तो आज भी अगर कोई वर्क करता हूं, मैं तो आपसे भी राय ले लेता हूं, डॉक्टर साहब बताइए मैं ये कर रहा हूं, क्या ये ठीक है, या अगर मुझे कहीं कमी लग रही है तो मैं आपसे पूछूंगा जी। ऐसा नहीं कि मैं आपसे, मैं तो अगर कोई छोटा भी मुझे मिल जाता है मैं उससे पूछ लेता, भाई ये बता। उससे क्या होता है कि एक तो जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आदमी ये सोच के काम करता है, यार नहीं मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ जी, लेकिन वो गलतियां कर जाता है। लेकिन अगर किसी से पूछ लेगा तो वो गलतियां होने से कम हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में दिया और हम चाहेंगे कि आप भविष्य में भी ऐसे ही हमारे साथ बने रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। इसी के साथ हम नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले रविवार किसी और शख्सियत के साथ। हमारा ये कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ प्रत्येक रविवार को प्रसारित होता है, तो इस रविवार में आप देखिए डॉक्टर योगेंद्र सिंह मौर्य जी। धन्यवाद।